नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपकी रीट में है एक टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड जानना चाहिए कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से लेकर के 1500 साल पहले, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व को हम क्या कहेंगे, बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600। और इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, इसका टाइम पीरियड है ऋग्वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा हम बांट देते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता, और ये जो है इसका टाइम माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है, लेकिन हम यहाँ टोटल बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसमें सिर्फ एक वेद लिखा गया था, और वो लिखा गया था ऋग्वेद, इसलिए इस सभ्यता को हम कहते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता, जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करें, आपसे सभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता में कौन से ग्रंथ लिखे गए। तो ये जो तीनों वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों जो वेद लिखे गए, ये इनके अलावा हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य ले लो हमारे, या फिर संहिता ले लो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उपनिषद ले लो जिसमें दार्शनिक चिंतन की बातें लिखी गई है, या आरण्यक ले लो जिनको जंगल में बैठ करके लिखा गया था तपस्या करने के फलस्वरूप ऋषि मुनियों ने। तो ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारे उत्तर वैदिक काल में लिखी गई है। अगर प्रश्न आ जाए कि लोहे की खोज कब हुई, तो लोहे की खोज भी हमारे उत्तर वैदिक काल में हमको 1050 ईसा पूर्व हमको लोहे की जो प्रथम साक्ष्य मिले वो मिले अतिरंज खेड़ा, एटा जिला, यूपी से। तो ये सारी बातें ये कभी डिटेल में करेंगे अपन। वेद और उपवेद क्या होते हैं, अक्सर हम इनको रट्टा मारते हैं, और आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है रीट में, तो उस कंडीशन में आप गलत नहीं करो। जो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ उसको आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कहीं स्किप मत करना। तो देखो, ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद यानी सब, जैसे टॉपिक और सब टॉपिक, तो उसी तरह से ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को, यजुर्वेद का धनुर्वेद को, सामवेद का गंधर्व वेद को, और अथर्ववेद का शिल्पवेद को। अब ये याद कैसे करें, ऐसा कई बार नेट है ना, या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें से प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके हैं तो आपके भी पूछा जा सकता है, इनको मिसमैच करने वाला ये ऊपर नीचे दे देगा। अब आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, गलत करे आओगे, गलत करे आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो मैं समझाता हूँ, अब आपको ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखना। ऋग्वेद, ऋग्वेद को किसने लिखा, ऋषियों ने। तो ऋषियों की आयु लंबी होती है, क्या बोला मैंने आपको, ऋषियों की आयु लंबी होती है। तो ऋषियों की आयु लंबी होती है, तो और आप जानते हैं कि ऋषि लोग तपस्या करते हैं और उनकी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी, कई कई सालों तक तपस्या किया करते थे। तो ऋषियों की आयु लंबी होती है, ये एक फैक्ट है, इसको हमको दिमाग में रखना है। एक बार देखेंगे याद हो जाएगा कि ऋषियों की आयु लंबी होती है। आयु से क्या हो गया, आयुर्वेद, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं हो गया। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या था, यजुर्वेद में थे यज्ञ संबंधी नियम कि यज्ञ कैसे करें। तो यज्ञ, आपने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, तो आपने देखा होगा ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करके यज्ञ में से क्या प्रकट हो रहा है, धनुष, यज्ञ में से क्या प्रकट हो रहा है, धनुष। तो आप ऐसी कल्पना कीजिए कि यज्ञ, यजुर्वेद क्या हो गया, यज्ञ, और यज्ञ से क्या निकल रहा है, धनु से, तो धनुष की जगह क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। आपको तो जरा सा भी हिंट मिलेगा, और कहीं आपको धनुष नहीं दिखेगा, धनु से, ठीक है। या आप ऐसी भी याद रख सकते हैं धनु या धेनु, कामधेनु, गाय निकल के प्रकट हो रही है। तो इस तरह से यज्ञ से क्या निकल रहा है, धनुष निकल रहा है। इसी तरह से सामवेद, तो सामवेद जो है वो है संगीत प्रधान वेद। किस तरह का वेद है, संगीत, इसमें संगीत की चर्चा है, ठीक है। तो सामवेद, तो जो संगीत है, संगीत, अब ये क्या लिखा हुआ है, गंधर्व। अब गंधर्व को हम क्या कहते हैं, गंधर्व जो होता था, एक विवाह भी होता था। जब विवाह के प्रकार पढ़ेंगे, 8 प्रकार होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज। और आप जानते हो कि जो प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारे गाने सुनता है, या जो ज्यादा संगीत सुनता है वो लव मैरिज करता है, ठीक है। वो तो गाने गाता है कि भाई क्या कहते हैं, वादा किया जो निभाना पड़ेगा, तो भाई फिर निभाना ही पड़ेगा उसको। तो जब वो बार बार इस तरह से बोलता है, तो जो हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग में बस जाता है, तो फिर वो वही करता है कि वादा किया जो निभाना पड़ेगा, चाहे जान जाए तो जाए। तो भाई
ज़्यादा संगीत सुनोगे तो गंधर्व यानी लव मैरिज हो जाएगी। इस तरह से याद रखना है हमको। तो फिर है अथर्ववेद। तो अथर्व का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे ही लिख लो। अथर्व का मतलब हो गया एक तरह से अर्थशास्त्र मान लो आप। तो अर्थशास्त्र क्या हो, पैसे का शास्त्र। और पैसा कब आता है, जब आपको कोई शिल्प यानी आपको कोई टेक्निक आती है, आपको पढ़ाना आता है या आपको कोई भी काम आता है, ऐसा सिलाई, गुड़ाई, नियराई, खेती करना, जो भी आपको आता है, ठीक है, चित्रकारी, मूर्तिकारी, कुछ भी आपको शिल्प आता है। तो पैसा कब आएगा, जब आपको कोई ना कोई टेक्निक आएगी, शिल्प आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और ऋषियों की आयु लंबी होती है, यह करके धनुष प्राप्त करेंगे। शाम संगीत सुनेंगे तो लव मैरिज यानी गंधर्व विवाह करेंगे। लव मैरिज को क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह। तो गंधर्व, ये तो गंधर्व वेद आ जाएगा। और अथर्व यानी अर्थशास्त्र। और पैसा कब आएगा, पैसा आएगा जब हमको कोई ना कोई शिल्प आता होगा, ऐसे कोई हमको पैसे नहीं दे देता। तो अगर आपको ये याद हो गया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू।